हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं मूल अधिकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इससे पहले हमने टॉप 90 प्लस क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर उस वीडियो को देखिए। आज भी हम क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसी में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द से अभिप्रेत है। यानी आपको इसमें बताना है कि जो अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उस शब्द से क्या अभिप्राय है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द से अभिप्राय है कि एक विधि जो क्या होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कानून संसद के द्वारा पारित किया गया हो तो वह क्या होना चाहिए, एक उचित प्रक्रिया से गुजरा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में जो अधिकार दिया गया है वो है जीवित रहने का अधिकार। तो इसलिए जिसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है वह क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है वो क्या है, एक हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के आधार के अलावा और कौन सा अधिकार सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा उसमें क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार, ये तीनों के तीनों क्या है, जो अधिकार है वो सम्मिलित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो मृत्यु का अधिकार है वो क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा ये जो तीनों के तीनों अधिकार है, जीवन का अधिकार, जीविका का अधिकार और सम्मान का अधिकार, ये तीनों के तीनों क्या है, अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता है। यानी आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो धारा 21 की परिधि में नहीं आता है। तो इनमें से वो अधिकार है हड़ताल का अधिकार। ये जो हड़ताल का अधिकार है वो संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है वही क्या देता है, जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण दे रखे हैं वह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो संरक्षण है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है उसी के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में
डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है? निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसा निर्णय हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो डॉक्टर की सहायता का अधिकार है वह इनमें से किस वाद के द्वारा निर्णय लिया गया था? तो उस वाद का नाम था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसी वाद के अनुसार अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से निर्वाचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसी के तहत निर्वाचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? यानी आपको बताना है कि जो निजता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद के अधीन आता है। तो जो ये निजता का अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 21 के अधीन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार जो फोन कॉल का दोहन है जिसे टैपिंग कहा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय दी गई व्याख्या के अनुसार जो फोन कॉल का दोहन यानी जो टैपिंग है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का आधार किस मामले के कारण बरकरार किया गया? यानी आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का जो अधिकार है वह किस मामले के कारण बरकरार किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जो आजीविका का अधिकार है वो किया गया था ओगला टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले के कारण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? तो जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वाद था इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में जो प्रयुक्त पद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है और सभी का संयुक्त उद्देश्य औचित्य है और युक्ति युक्तता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है और सभी का जो संयुक्त उद्देश्य है वो क्या है? औचित्य और युक्ति युक्तता से है। तो इसमें जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ था इसी वाद में क्या था? यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, यह सिद्धांत कि यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया विहित करनी चाहिए जो मनमानी, अऋजु या अयुक्ति युक्त ना हो। यह किस मुकदमे से संबंधित निर्णय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया विहित करनी चाहिए जो मनमानी, अऋजु या अयुक्ति युक्त ना हो। तो ये मुकदमा था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसी मुकदमे में यह निर्धारित किया गया कि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शिक्षा के अधिकार है उसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत किस वाद में सम्मिलित किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, जो हुआ था 1992 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, यानी आपको इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किससे होता है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। दूसरा भी ये भी हो सकता है कि किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। यह भी हो सकता है किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों जो क्या है वाक्य है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? यानी 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में जो सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। तो यह क्या है? वो शिशु का क्या है? मूल अधिकार है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों के रूप में होने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसी से प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार का होना संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयु तक संविधान में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विचार किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से किस आयु तक संविधान में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है? तो इसमें जो 14 वर्ष तक की आयु है उसमें संविधान में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2022 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो जो ये 86वां संवैधानिक संशोधन था इसी के तहत भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 2002 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा के अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो अनुच्छेद 21A है इसी के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो 86वां संवैधानिक संशोधन है इसी के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया? अभी हम पढ़ रहे थे जो 86वां संवैधानिक संशोधन था इसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वह किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 2009 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जिस संवैधानिक संशोधन में प्रस्तावित किया गया था वह कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बालकों के लिए जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में जिस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था वह था 86वां संशोधन अधिनियम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। तो यह उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था जिसका लक्ष्य था शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना, तो यह किन बच्चों के लिए था? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य था कि शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना, तो यह था प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार है वह कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार है वह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्थापित मूल अधिकारों का सहगामी ठहराया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यानी किस प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्थापित मूल अधिकारों का सहगामी ठहराया गया था? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इसी प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्थापित मूल अधिकारों का सहगामी ठहराया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? यानी आपको इसमें बताना है कि जो उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य था वह किस अधिकार से संबंधित था? तो जो उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद था वो था शिक्षा के अधिकार से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो है अनुच्छेद 22 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने की गारंटी दी गई है? तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21A है इसी के द्वारा अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में ही संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो निवारक निरोध द्वारा अवरोधित
होता है। तो इनमें से जो स्वतंत्रता का अधिकार है यही क्या है, निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है, यानी जो निवारक निरोध संबंधी विधि है वह किसके द्वारा पारित की जाती है। तो निवारक निरोध जो संबंधी विधि है वो पारित की जाती है संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक कौन सा अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह एक कौन सा अधिकार है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंबित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना देने से अतिलंबित होता है। तो इसमें से जो अनुच्छेद 23 है वो क्या है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंबित होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मानव के दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का प्रतिषेध प्रदत्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अधीन किया गया है। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अधीन किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया गया था। तो जो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य था, इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 24 क्या बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो संविधान का अनुच्छेद 24 है वह किस बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 24 में जो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में या खान में या किसी भी परिसंकट में नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकेगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, इसी में 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध, यह किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो क्या है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है, यानी आपको इसमें बताना है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह किस किस को प्रतिबंधित करता है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह प्रतिबंधित करता है मानव का दुर्व्यापार, भीख मंगवाना और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी कारखाने या खान में आदि में नियोजन। ये तीनों के तीनों क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रतिबंधित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है, यानी आपको इनमें बताना है कि जो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह किसमें निहित है। तो भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार और खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध। ये दोनों के दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी की। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है, यानी आपको इसमें से बताना है कि भारत के संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें से कौन सा परिकल्पित है। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा इनमें से जो परिकल्पित है वो है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करेगा और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध। ये दोनों के दोनों जो वाक्य है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान में इनमें से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति मिली है। तो संविधान में जो बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए, इन दोनों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति मिली है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रसार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है वह इसमें से किससे सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू है वह इनमें से पारसियों के लिए सम्मिलित नहीं करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि जो संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है वह किसके अधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है वह मानववाद के अधीन नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है
इसी के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस अनुच्छेद द्वारा धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो जो अनुच्छेद 27 है, इसी के द्वारा किसी भी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 27 है जिसमें बताया गया है कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार है, यह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। यानी आपको इसमें से बताना है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में इनमें से कौन सा जो वाक्य है वह सही नहीं है। तो इसमें जो पहला वाक्य है वो है कि राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है। इसमें जो दूसरा वाक्य है वो है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। जो तीसरा वाक्य है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। और इसमें जो चौथा है वो है कि किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन तथा अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गई निधियों पर कर लगाया जा सकता है। तो इसमें से जो वाक्य गलत है वो है डी, क्योंकि किसी भी धार्मिक संप्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष का प्रोत्साहन तथा अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गई निधियों पर कर लगाया जा सकता है। ये क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें से कुछ नीचे वाक्य दे रखे हैं, आपको बताना है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पहला है कि आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है कि किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना। जो तीसरा है वो है कि धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण। चौथा है कि सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना। तो जो इसमें से स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड नहीं है वो है कि किसी भी धर्म की वृद्धि अथवा उनके अनुरक्षण के लिए कर लगाना एवं सरकारी धन का प्रयोग करना। और इसमें से जो दूसरा एक और है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड नहीं है वो है कि सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना। ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी आपको इनमें से बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान से रिलेटेड है। तो जो इसमें पहला दे रखा है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है कि सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, तीसरा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार। तो देखिए जो इसमें से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान से रिलेटेड है वो है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार है किसी को भी, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार दिया गया है और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। ये तीनों के तीनों जो वाक्य हैं वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित
किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी भी समुदाय को अल्पमत समुदाय अगर घोषित करना है तो उसके लिए कौन सा आधार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी समुदाय को अल्पमत समुदाय हम धर्म तथा भाषा के आधार पर ही घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान मान्यता देता है, यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वह हमें क्या मान्यता देता है। तो जो भारतीय संविधान है वो हमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या देता है? मान्यता देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, यानी इसमें से आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है। तो इसमें से जो व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा मान्य है वो है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ये क्या है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य व्यवस्था है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों में जो सुरक्षा का विचार है वह किया गया है अनुच्छेद 29 में। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 30 है वही क्या करता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जिसे मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि, यानी आपको इसमें बताना है कि जो पहले संपत्ति का अधिकार था वह एक मूल अधिकार था, फिर इसे मूल अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? तो मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित करने का इसका कारण था कि इसने न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। तो इसलिए इसको मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें से जो संपत्ति रखने का अधिकार है वो क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A है वो संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण है, यह किससे
संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31A है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B जो है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण, यह किससे संबंधित है। तो आपको इसमें बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B है जो कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण है वह किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C है जो है कि निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण, यह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31C है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है जिसे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार है, यह किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो क्या है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो इनमें से जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है या किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी एक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसी अधिकार से जो क्या है, नागरिक किसी भी राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने से वह क्या कर सकता है, अदालत में जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है। तो जो अनुच्छेद 32 है इसी के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो आपको बताना है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह किसके तहत आता है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह आता है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने कहा था कि जो संवैधानिक उपचार है वह भारतीय संविधान की आत्मा है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हीं ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और मर्म कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल आत्मा कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। तो इसमें से जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा से संबोधित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है? भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक कौन है? तो जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है इन्हीं को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इनमें से जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले हैं वो क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो अभी हम पढ़ रहे थे जो मूल अधिकारों का संरक्षण है ये मामले क्या आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप 90+ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए हैं तो हम क्या करेंगे? अगली क्लास में उसको करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।